जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एज एजुकेशन 91। तो चलिए अपने सेट की ओर चलते हैं, क्योंकि इस समय हम लोग एसआई और सीडीपीओ के सेट के लिए मिलते हैं और आज हम 40 नंबर सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 39 सेट तक देख लिया है, तो आप लोग उस सेट को भी जाकर देखें ताकि और आपको अधिक लाभ हो सके। इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम टारगेट विथ आर एस जे एजुकेशन है, यहाँ से आप लोग पूरा इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और शाम में 4 बजे जो है हिस्ट्री का क्या चलता है, क्विज चलता है टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे हिस्ट्री का क्विज चलता है, जिसका नाम है एजुकेशन मॉल। तो यहाँ पे आकर आप लोग क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर करें और लाइक करें, है ना। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ये सारे लोग जान रहे होंगे त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका। ये मुझे भी पता है ना, लेकिन इसमें मैं कुछ खास बताने वाला हूँ। चलिए टाइमर आपका खत्म होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ जाएगा ए, बौद्ध का। त्रिपिटक किसका है, तो बौद्ध का है। अब देखिए त्रिपिटक जो है कि तीन तीन चीज को मिलाकर त्रिपिटक बनाया गया है ना। जैसे सुत पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। ये तीनों पिटक को सम्मिलित रूप से हम लोग त्रिपिटक बोलते हैं। तो सूत पिटक में क्या है, सूत पिटक में जो है कि बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। मतलब सूत पिटक है, उसमें बुद्ध भगवान के जो है धार्मिक विचार और उनके वचनों का संग्रह है, उससे हम लोग सूत पिटक कहते हैं। अधिगम पिटक किसे कहते हैं, तो बौद्ध संघ के नियमों, जितने भी नियम कानून बौद्ध में लिखे गए हैं उसमें जो है कि क्या है, तो अधिगम पिटक में लिखा गया है। विनय पिटक में बात की जाए तो बौद्ध धर्म के दर्शन की बात की गई है विनय पिटक में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सूत पिटक, अधिगम पिटक और विनय पिटक। और ये पिटक कभी भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनय पिटक में क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि विनय पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। चलिए टाइमर आपका स्टार्ट है और टाइमर खत्म होने वाला भी है। अब चलिए समय की समाप्ति होती है, यहां हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1915। गांधी जी 1915 में जो है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और उस डेट को आप लोग याद रखिएगा, 9 जनवरी को, है ना। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे और इसी दिन 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा। चलिए टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए ऑप्शन की बात की जाए तो यहां ऑप्शन जाएगा सी, किसी सामाजिक योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसमें क्या था कि 1857 में जो है कि किसी प्रकार का कोई योजना नहीं बनाया गया था और ना ही किसी प्रकार कोई संगठन था। इसमें जो है कि 1857 की क्रांति में लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे, ना कि स्वतंत्रता की भावना इनमें थी, है ना। तो इसीलिए ये 1857 की क्रांति जो है असफल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना कोई सामाजिक योजना थी कि अंग्रेज से कैसे लड़ना है, क्या योजना बनाए, कोई योजना नहीं थी। और ना ही कोई केंद्रीय संगठन था। मतलब जैसे जैसे कांग्रेस हो गया, है ना। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको कांग्रेस कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ना। तो उस समय कांग्रेस भी नहीं थी कि यहाँ पे जो है कि कोई संगठन हो, है ना। कोई चीज को लीडरशिप करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए कोई लीडरशिप होना चाहिए, है ना। कोई आदमी होना चाहिए, उस संगठन में कोई एक विशेष आदमी होना चाहिए, तभी कोई भी संगठन आगे की ओर बढ़ता है। तो लेकिन यहाँ 1857 में ऐसा कोई बात था नहीं, तो हमारा आंसर हमारा सी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कांग्रेस का 18वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो चलिए यहां भी मैं आपको बोलूंगा कि यहां भी जो है कि आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और कहाँ किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर पटना में। 18वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में किया गया था। और ये अधिवेशन NR माधोकलर की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें कि मजरूल हक जो है कि ये स्वागत करनी थे, मतलब ये स्वागत समिति के सदस्य थे मजरूल हक। और इसके सचिव की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,
निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको महावीर स्वामी के शिष्य के बारे में बताना है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि मैंने ऑप्शन जमाली क्यों नहीं दिया, तो उसका आंसर है यहाँ पे डी, और उसका आंसर मैं बताता हूँ जमाली क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो है कि सबसे पहले जो है कि महावीर स्वामी के शिष्य के रूप में कौन आए थे, तो मौखली गोसाल आए थे, है ना, मौखली गोसाल आए थे। लेकिन इनका जो है कि मतभेद किसी तरह से महावीर स्वामी से हो जाने के कारण ये जो है कि मौखली गोसाल ने एक अलग ही संप्रदाय की स्थापना कर दी, जिसका नाम आपको याद रखना है आजीवक संप्रदाय। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आपको मौखली गोसाल याद रखना है। और जो जमाली थे ये महावीर स्वामी के बेटी के दामाद, बेटी के दामाद नहीं, इनके दामाद थे, महावीर स्वामी के दामाद थे, इनके बेटी के प्रियदर्शनी के पति थे। ठीक है, वो हो गए इनके क्या, शिष्य। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी मखली गोसाल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था ये आपको बतलाना है, और आपका टाइमर हो गया है स्टार्ट। चलिए समय की समाप्ति होती है, यहां पे आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनका पूरा नाम हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि उग्रवादी राष्ट्र नेता नहीं थे। जैसे आप लोग जो है कि कांग्रेस अगर पढ़े होंगे तो कांग्रेस से पढ़े होंगे, एक था नरम दल और एक था गरम दल, है ना। तो ये नरम दल में उग्र राष्ट्रवादी नेता होते थे, जिसमें कि जीके गोखले हैं, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो है कि एक था गरम दल, तो गरम दल में एकदम पूरा आग बबूला हो जाता था, ये लोग किसी भी तरह का तो मार काट कर दो। लेकिन जीबी मावलंकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जीबी मावलंकर नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के थे, अर्थात उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। और ये जो है कि गांधी जी इनके गुरु थे, गांधी जी ने अपना इनको राजनीतिक गुरु भी माना था, किसको, गोपाल कृष्ण गोखले के। और एक बात गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशों में से किसने पंपास का मैदान स्थित है? अच्छा, पंपास घास का मैदान है ना, तो किस देश में है आपको बतलाना है। चलिए टाइमर खत्म होता है, हमारा आंसर आ गया है ए, ब्राजील। ब्राजील में जो है कि पंपास के घास के मैदान है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्राजील। लेकिन अगर यहीं पे अर्जेंटीना होता तो हमारा उपयुक्त में से 2 जाता, है ना, जो कि यहाँ पे तो सभी लिखा हुआ है तो सभी नहीं होगा, है ना, उपयुक्त में से 2, ब्राजील और अर्जेंटीना में जो कि पंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये कैसे मैदान होते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधी मैदान होते हैं। ये देखिए पंपास के घास का मैदान, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पंपास के घास के मैदान, यहाँ पे हो गया आपका चिली और यहाँ हो गया आपका अर्जेंटीना। आप लोग वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो यहाँ पे आपको चिली आएगा और यहाँ आपको क्या आएगा, तो अर्जेंटीना आएगा। और यहाँ जो ये है, ये घास के मैदान कौन सा हो गया, पंपास। थोड़ा सा मैं कलर अलग ले लेता हूँ, ये रहा आपका पंपास, ठीक है ना, पंपास ये रहा। और बाकी ये सब है, स्टेपरी है, ड्राउन है, बेल्ट है, पेरी है, ये सब अन्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है, तो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के, ये आपको बतलाना है। चलिए टाइमर आपका खत्म होने वाला है अब। चलिए समय की समाप्ति होती है और यहाँ हमारा आंसर जाएगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कि सबसे ज्यादा कॉफी की उत्पादक होती है। वैसे देखा जाए तो कॉफी की उत्पादक जो है कि दक्षिण में ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हमारा कर्नाटक में होता है, मतलब अधिकतम 53%। उसके बाद केरल आपका राज्य आता है, फिर तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु होगा 11%। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र की ओर पर्वतों का क्रमागत विन्यास है। तो जो पृथ्वी है उसके केंद्र से ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो किस किस भाग में डिवाइड है हमारा पृथ्वी, ये आपको बतलाना है। तो चलिए टाइमर हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर आ गया है ए। क्या है, ए। देखिए यहाँ पे जो है कि ये देखिए संरचना, पृथ्वी की संरचना, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आंसर तो हो गया सियाल, सीमा और नीफ है ना, सियाल, सीमा, नीफे हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर पृथ्वी बनाने की कोशिश करूं, अगर मान लेता हूं कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से मैंने एक ऐसे
क्या निकाल लिया। जैसे आप लोग तरबूज देखोगे तो तरबूज को आप लोग खरीदने जब जाते होंगे तो कहते होंगे थोड़ा चखाइए, है ना। तो ये तरबूज मान लीजिए, यहाँ पे बनाता हूँ, ये छोड़ी ब्लैंक पेज लेता हूँ, ये तरबूज बनाइए, है ना। और यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, इसका चिप्पी निकाल लेते हैं, है ना, कि इसको भाई चखेंगे कि अंदर में क्या है। तो इसको मान लीजिए आप पृथ्वी, तरबूज को पृथ्वी मानिए और यहाँ से तरबूज को काटिए अर्थात पृथ्वी को काटिए, तो कैसा नजर आएगा, तो ऐसा नजर आएगा, ऐसा, है ना। एक मिनट, हाँ चलिए, ऐसा नजर आएगा। तो यहां से मैंने तरबूज को काट लिया। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, कोर होता है, मेंडल होता है और क्रस्ट होता है। तो यहीं पे कोर, मेंडल और क्रस्ट को जो है कि मिलाकर सियाल, सीमा और निफे बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये सब आपका दिए हुए ऊंचाई, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसका डिटेल चर्चा ज्योग्राफी वाले बैच में की जाएगी, है ना, सियाल, सीमा और निफे के बारे में। इसका सियाल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन, सीआल, है ना, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफे, है ना, निफे निकेल और लोहा। तो इस तरीका से जो है कि सियाल, सीमा और निफे को डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग कोर, क्रस्ट और मेंटल बोलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का दे दिया है, नहीं तो सीधा जाता कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नहीं, भारतीय संविधान में कितने विषय हैं। तो चलिए आंसर आपको देना है। चलिए हमारा आंसर यहां जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं हैं, सॉरी 22 विषय हैं, है ना, विषय 22 है। भारतीय संविधान जो है कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी समय हम लोगों ने इसे एडॉप्ट कर लिया अर्थात पारित कर दिया। परंतु पूर्ण रूप से जो है कि पारित किया कब, तो 26 जनवरी 1950। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, इधर हो गया, यहाँ पे 16 लिखा गया है ना, तो यहाँ 16 नहीं होगा, यहाँ होगा 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 16 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में इसको इन्फोर्स कर लिया गया अर्थात लागू कर लिया गया है। अब इसका विषय की बात की जाए तो विषय है 22, लेकिन प्रेजेंट में बात की जाए तो कितना है, 25। तो ये 25 कैसे होता है, काउंटिंग के अनुसार होता है, अर्थात जैसे 22 कितना था, 22 आपका भाग है, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ तो भाग बढ़ गया, तो उसी तरह से ऐसे कर करके 25 भाग अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है। चलिए टाइमर अब खत्म होने वाला है। चलिए समय की समाप्ति होती है और हमारा आंसर यहाँ पे बी आएगा, जैम्बोजी। जैम्बोजी जो है कि नदी पर विक्टोरिया प्रपात है। जैम्बोजी कहाँ आता है, तो जैम्बोजी आपका अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, जैम्बोजी अफ्रीका में पड़ता है। ये देखिए यही है आपका क्या, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, वाटर फॉल, है ना, वाटर फॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है 12th, नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है पूछ रहा है, होती है नहीं पूछ रही है, नहीं होता है ये आपसे पूछा है, होती में तो बहुत सारा आंसर इसमें जाएगा। चलिए समय की समाप्ति होती है और हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा सी, चंबल। चंबल नदी जो है कि ये जो है कि पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि माही, तापी, नर्मदा ये पश्चिम की ओर, पूरब से लेकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में अपना जल को गिराती है। लेकिन चंबल जो है कि ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी दक्षिण मोड़ को उत्तर प्रदेश राज्य से यमुना में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन, चंबल नदी। और जो है ये भारत के उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से होकर बहती है ये चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल का डाकू का नाम नहीं सुने हैं, जरूर सुने होंगे। तो चंबल का डाकू कहाँ रहता था, मध्य प्रदेश में ना। चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह गर्म ग्रह है, तो कौन सा गर्म ग्रह है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बी। अब देखिए कुछ लोग को लग रहा हो कि गलत बता दिए, ऑप्शन तो जाएगा आपका ए, बुध, क्योंकि सबसे नजदीक में तो ये है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, सबसे नजदीक में है, माना कि मरकरी जो है सबसे नजदीक में है, लेकिन वेनस गर्म है। क्यों, क्योंकि मरकरी पे कोई वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो यहाँ किसी प्रकार की गैस नहीं है, और गैस नहीं है तो ये कभी भी गर्म होगी नहीं। और आप शुक्र की बात की जाए तो शुक्र के पास जो है कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन
क्या है, डाइऑक्साइड गैस प्रचुर मात्रा में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक ही मूल मंत्र है कि हम केवल लेंगे, देंगे नहीं। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये मैं शुक्र बनाता हूँ तो ये सन से जो है कि अपने एनर्जी को ले रहा है, तो ये बहुत ही गर्म हो गया, लेकिन यहाँ से जो है कि गैस निकल नहीं पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं निकल पा रहा है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, तो 0.003 है ना, ये है ना। और सनलाइट से जब आता है तो ये जो है पृथ्वी को गर्म कर देता है, और जब ये सूर्य जो है ढलता है तो ये जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने लगता है, यानी कि बाहर निकालने लगता है। तो हमारा पृथ्वी जो है कि हर तरीका से अनुकूल है जीवन इस पे व्यापन करने के लिए, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पे हैं, है ना। तो और यही कारण है, अगर हम यहाँ पे हम वायुमंडल में जो है कि यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती तो पॉसिबल नहीं था पृथ्वी पे रह पाना। तो यही कारण है कि जो है कि बुध जो है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका जा सकता है? देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसका जवाब एक लाइन का। इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज केवल चेंज है। देखिए आपको पॉलिटी में आपको ध्यान रखना है, पॉलिटी में बहुत लैंग्वेज के साथ आपसे खेलेगा, है ना। अनेक तरह का लैंग्वेज बताया। अरे भाई आप सीधा सीधी बताइए ना कि दल बदल जो है कि कितना संविधान संशोधन में दिया गया है, तो सीधा आंसर आपका जाएगा डी 52वां संविधान संशोधन। तो इतना लैंग्वेज लिखने का जरूरत है? तो जरूरत इसलिए दोस्तों कि सब लड़का को पास नहीं होना है, पास उसी को होना है जो पढ़ रहा है और ठीक ढंग से पढ़ रहा है, क्वेश्चन के हर एक लैंग्वेज को समझ रहा है। और ये समझ कब आएगा, जब आप बहुत सारे सेट से गुजरेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, तभी आपको ये नॉलेज डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है कि ये दल बदल कानून को लाया गया था। दल बदल का कानून लाया इसलिए गया था क्योंकि इसमें होता था कि कोई राजनीतिक पार्टी में एक तरफ से अगर पार्टी जीत जाता है तो उसके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ तो अगर कोई आदमी बीजेपी से खड़ा है और कोई आदमी जो है कि कांग्रेस से खड़ा है, तो अगर कांग्रेस का वो पार्टी हार गया, मान लीजिए कि 2 पर्सन है, सॉरी एक मिनट, मान लीजिए कि 2 पर्सन है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। श्याम जो है बीजेपी की तरफ से खड़े हैं और राम जो है बीजेपी की तरफ से खड़े हैं और श्याम जो है कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। अब देखिए ये श्याम कांग्रेस की तरफ से हार गया, तो ये जो है कि अब नहीं इधर आ जाएगा। अगर इधर ये जाता है तो ये दल बदल कानून हो जाएगा। तो इसका संशोधन 52वां संविधान संशोधन में किया गया है। और इसका जो है कि निर्णय कौन लेगा कि ये दल बदल कानून का है, तो इसका निर्णय जो है कि सदन के अध्यक्ष को ये इसका उपबंध लागू करने का, नियम बनाने का शक्ति दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से है? अरे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको सीधा इतना याद रखना है, दल बदल कानून 85वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985, है ना। बस इतना ही आपको याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना है, वो सब केवल समझाने के लिए होता है और आपको एग्जाम निकालना है। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है बी जर्मनी। क्या था क्वेश्चन? अच्छा, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस, हाँ तो आपातकाल का प्रावधान हमारे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है ना। और अगर आयरलैंड की बात की जाए तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, तो संविधान संशोधन लिया है। नहीं, दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो समवर्ती सूची लिया है। समवर्ती सूची आपको पता है कि कहाँ है, तो शेड्यूल 7 में समवर्ती सूची की बात करते हैं, जो कि 3 प्रकार का होता है, राज सूची, समवर्ती सूची और एक और क्या होता है, केंद्र सूची, है ना। तो तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग सूची कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना दोस्तों कि जो है दक्षिण अफ्रीका से जो हम लोग ने संविधान संशोधन लिया है, तो ये कौन से भाग में है और कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है समवर्ती सूची की बात, और कौन से आर्टिकल में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। क्योंकि केवल कहानी नहीं सुनना है, आपको भी कुछ ना कुछ करना है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना है। चलिए, निम्न में से कौन सी समिति लघु उद्योग के विकास से संबंधित है? तो वो कौन सी समिति जो है लघु उद्योग से संबंधित है? लघु उद्योग क्या मतलब क्या होता है, व्यापार से संबंधित। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति जो है कि किस चीज से है, तो लघु उद्योग समिति से है। और एक मिनट, हाँ, और चक्रवर्ती समिति आपका किससे हो गया, तो मैत्रिक सुधार से संबंधित है। और चैलिया समिति आपका किससे है, तो सुधार से संबंधित है।
कर सुधार से, चेलिया समिति जो है टैक्स से संबंधित है, और तेंदुलकर समिति आपका गरीबी से संबंधित है, ठीक है। और आपका चक्रवर्ती समिति किससे मैंने बताया, मैट्रिक से संबंधित है, और अबुल हुसैन समिति आपका लघु उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये किस कारण से लाल होता है ये आपको मुझे बतलाना है। चलिए समय की समाप्ति होने वाली है, चलिए समय की समाप्ति होता है और हमारा आंसर यहाँ आएगा सी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है कि सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में अधिक दूरी तय करने जो है कि किरणें जो है कि तय करती है, तो इसके कारण जो है कि प्रकाश छोटे छोटे तरंगों में प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे तरंगों में बढ़ जाते हैं। तो न्यूनतम प्रकाश के कारण जो है कि मतलब बहुत मध्य प्रकाश के कारण जो लाल रंग की तरंग होती है वही आगे बढ़ पाती है। तो इसीलिए हम लोग को सूर्य और सूर्यास्त का समय जो है कि क्या सूर्य लाल दिखाई देता है। आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ज़्यादा दूर तक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे सिग्नल या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे लाल का इंडिकेशन दिया जाता है रुकने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमको दूर से ही दिखाई दे देता है, और कोई रंग को क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो अधिक विचलित भी हो जाती है, और कोई रंग लाल रंग जो है कि विचलित भी नहीं होती है, और वो बहुत दूर से स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए हमारा सूर्य भी जो है कि लाल रंग का दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूनतम दूरी तय करती है, बहुत ही कम, फिर भी वो दूर से ही दिखाई दे जाती है। तो इसीलिए लाल रंग जो है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अभी देखिए गर्मी का समय है, तो कैसे ठंडा करेंगे भाई कमरे को? तो चलिए ठंडा भी करेंगे, आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे ठंडा करना है। मैं भी अभी गर्मी में तप रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ गर्मी में ही, क्योंकि आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि फैन चल नहीं रहा है, तो गर्मी में मैं भी तप रहा हूँ। तो चलिए इसका उपाय मैं करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो देखिए संपीड़ित गैस क्या है, तो कंप्रेस्ड गैस है ना, कंप्रेस्ड गैस को हम लोग संपीड़ित गैस बोलते हैं। ये जो है कि एयर कूलर, जो हमारा कूलर होता है, जो आपका एसी वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, संपीड़ित गैस होता है, कंप्रेस्ड गैस करके उसमें डाल दिया जाता है। और यही गैस जो है जब वो कूलर या एसी छोड़ता है तो कमरा जो है कि ठंडा हो जाता है और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन अभी ना मेरे पास कूलर है और ना ही एसी है, तो मैं आपका जो है कि फैन बंद करके क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोग का कर्तव्य ये बनता है कि आप लोग लाइक करते चले, क्योंकि मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं पूछा है, तो आप लोग को क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ना है और आराम से इसका आंसर देना है ना। चलिए तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, चलिए खत्म आंसर। ऑप्शन नंबर जाएगा डी, क्या, गुर्दा और फुफ्फुस। सॉरी अभी मैं इसमें समझाया, चलिए गुर्दा और फुफ्फुस है ना, किडनी और पेलुमिनरी। तो ये हो गया गुर्दा का किडनी, फुफ्फुस हो गया पेलुमिनरी। और देखिए यकृत, लीवर और पैनक्रियाज। तो लीवर से भी और पैनक्रियाज से भी जो है कि क्या निकलते हैं, तो ये एंजाइम निकलते हैं, है ना। लार ग्रंथि और यकृत, सलाइवा से भी हमारे जो है कि एंजाइम वगैरह निकलते हैं, जो कि भोजन में पाचन करता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा भोजन का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, तो मुंह से ही हो जाता है। अब ये देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि पाचन का स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है, तो आपको मुंह से याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें लार ग्रंथि पाई जाती है, और लार ग्रंथि जो है कि 3 प्रकार की होती है। ये मैं नहीं बताऊंगा क्या होती है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि, वहीं से पाचन हो। अब देखिए अग्नाशय और लार ग्रंथि, अग्नाशय मैंने बताया, पैनक्रियाज और लार ग्रंथि, तो ये तीनों तो होगा नहीं। तो गुर्दा किसी प्रकार का कोई पाचन में रोल नहीं करता है। गुर्दा का काम होता है केवल क्या, प्यूरिफाई करने का काम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सोना में मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है, तो चलिए, बहुत गर्मी लग रहा है, आप लोग लाइक करते चलें और शेयर करते चले, क्योंकि गर्मी में तब तब के क्वेश्चन बन रहा है आपका। चलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सी, तांबा और सोना। सोना में क्या मिलाया जाता है, बेसिकली जो है कि तांबा मिलाया जाता है। यहाँ पे सोना लिखना उचित नहीं है ना। बेसिकली जो है कि उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि सोना जो आप लोग पहने हो या फिर देखे हो या फिर लिए हो या फिर आपके घर में हो, तो आप लोगों ने देखा होगा सोना बहुत
जो है कि उसका अलग ही डिजाइन बन जाता है सोना का। तो वो बनता वो एक्चुअल में जो है कि सोना है, एक्चुअल में सोना है, लेकिन उसमें कुछ मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है तांबा वगैरह मिलाया जाता है, उसमें चांदी, तांबा, निकिल, प्लेटिनम, ये सब मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि सोना बहुत ही मुलायम होता है, बहुत मतलब वो अपना कोई शेप ही नहीं ले सकता। अगर ये हम अगर सोना रखें तो अगर हम इसे किसी शेप में बनाना चाहें, अगर हम ऐसे इसको बनाना चाहें तो ये ऐसे नहीं बनेगा, जब तक कि इसमें हम ये सब सारा चांदी, तांबा, निकल ये सब को मिलाएंगे नहीं, तब तक ये अपना शेप नहीं लेगा। तो इसको शेप देने के लिए इसमें जो है कि ये सब सारी चीजें मिलाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ देता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो बहुत ही क्या है, अर्धन्य है, मतलब बहुत ही फ्लैक्चुअल है ना, बहुत ही फ्लैक्चुअल है। तो आपको सोना याद रखना है। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस के देखा। आपको पसंद आया है तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को लाइक करना है और इस शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, ताकि जो है कि और भी अन्य लोगों को इसका लाभ मिल सके और थोड़ा हम भी जो पसीने में जो तप रहे हैं, आप लोग के लिए क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा हमें भी जो है कि प्रोत्साहन मिले कि और तपें और आप लोग के लिए और अच्छे, मतलब आप लोग को एक अधिकारी के रूप में देखें, ताकि मुझे भी गर्व महसूस हो। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।